नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आप आज सिर्फ यही अल्फाज मंसूर अली शाह साहब भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी कि मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कई दफा यह कहा था, 1.5 साल से वो बंदा अडयाला जेल के अंदर बंद है, गैर कानूनी तौर पर बंद है। उसने कहा था कि अवाम और इनके बीच में सिर्फ मैं खड़ा हूं। जिस दिन मुझे इन्होंने साइड पर कर दिया, उसके बाद ना तो कोई शख्स बचेगा, ना बंदा बचेगा, ना बंदी बचेगी, और ना ही कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर बचेगा। एक और इदारा हमारी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर, सड़कों के ऊपर नंगा करके, उस इदारे की दीवारें तोड़कर हमें हमारे सामने बिल्कुल फेंक दिया गया है। और हम बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तानी कौम, ये मुआशरा एक तमाशा देख रहा है, एक तमाशा ही बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अर्ली 1990s में जो एक पास्टर थे न्यूमोलर, उनके एक सेइंग है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है। उन्होंने कहा कि जालिम सबसे पहले ज्यूज के पीछे आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ज्यू नहीं था। उसके बाद वो जालिम कम्युनिस्टों के पीछे आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद जालिम यूनियनिस्टों के पीछे आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो मेरे पीछे आया, लेकिन उस वक्त मेरे लिए आवाज उठाने वाला, मेरे लिए बोलने वाला कोई शख्स बचा नहीं था। यह कहानी शुरू वहां से होती है कि जब पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने थे, लेकिन उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने अपना तमाम तर पलड़ा, अपना तमाम तर वजन काजी फायद ईसा साहब की तरफ डाला और उन इंतखाबात को या उस हुक्मनामे के हवाले से एक कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी और काजी फायद ईसा का वहां पर साथ दिया। आज मंसूर अली शाह साहब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक आईनी इदारे के अंदर फाइलें पटक कर उठकर चले जाते हैं। आज उनके उठकर जाने पर यानी किसी के मुंह के ऊपर शिकन तक नहीं आई। और मंसूर अली शाह और फिर जनाब हमने देखा कि मुनीब अख्तर साहब, फिर तहरीक इंसाफ की दो बड़ी शख्सियत बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर उठकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से जजेस को लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने खतूत लिख दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिख दिए। इस्लामाबाद बार उठाकर देख लें, हाई कोर्ट बार उठाकर देख लें, तमाम तर वुकला सड़कों के ऊपर मौजूद है। लेकिन उस वक्त चूंकि किसी और के पीछे निजाम गया था, लिहाजा सब ने यह सोचा कि ये के पीछे मामलात किए जा रहे, सिर्फ इमरान खान के साथ मामला सेटल किए जा रहे, लिहाजा सब खामोश रहे। आज एक एक करके सबके पीछे आ रहे, तो लिहाजा आप हंस सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ, उसके अंदर बैरिस्टर गोहर साहब, जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने शिरकत तो की है, यानी ये वहां पर बैठे, वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो ही इजलास शुरू हुआ, इन्होंने बायकॉट कर दिया। और फिर ये अल्फाज का भी तबादला हुआ जो कि अदिल सरफराज साहब ने बाकायदा से रिपोर्ट किया है कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब ने बड़ी तलखे में मंसूर अली शाह साहब को कहा कि आप जज तो छुट्टियों पर चले जाते हैं, यानी आप लोग तो काम ही नहीं करते, मुझे नहीं जजेस चाहिए भाई, मैंने जजेस को लाना है। फिर उसके बाद ये भी खबरें आई कि जो मुनीब अख्तर साहब है, उन्होंने फाइल जोर से पटकी और फिर वो बाहर चले गए। फिर बैरिस्टर गोहर भी बाहर चले गए और फिर अली जफर साहब भी बाहर चले गए। तो मजमूई तौर पर 13 रुकनी जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया था, उसमें से 4 अहम तरीन प्रोमिनेंट, 2 सीनियर तरीन जजेस और 2 बड़ी प्रोमिनेंट तरीन पर्सनालिटीज वॉकआउट कर जाती हैं। उसके बाद वो इजलास जारी रहता है। और उसके बाद जो इजलास की साख है या इजलास के अंदर कौन कौन मौजूद था, पहले वो मैं आपको बताता हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हो रहा था, ये आपको हैरान कर देगा कि किस तरीके से ये बाकायदा से मामलात को चलाया गया है। अब जब ये दोनों शख्सियात बाहर आ गई हैं, तो उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मलिक साहब ने बाकायदा से ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि 2 जजेस और 2 हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के बायकॉट के बाद जुडिशियल कमीशन का इजलास 9 हम ख्याल, यानी कि 13 टोटल अरकान की तादाद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और उसके अंदर अगर 2 जजेस चले गए हैं और 2 फिर तहरीक इंसाफ की शख्सियत चली गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर 9 जजेस की या 9 शख्सियात की तादाद टोटल बचती है। अब उन 9 में से 2 हुकूमती अरकान हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, यानी 2 हुकूमती अरकान आ गए। फिर एक स्पीकर का नुमाइंदा, स्पीकर मुस्लिम लीग नून का है और ज़ाहिर उनका जो बंदा है वो हुकूमत का बंदा तस्वर किया जाता है, ये 3 हो गए। फिर बार काउंसिल का नुमाइंदा, और बार काउंसिल का नुमाइंदा वुकला के आजम तारड़ ग्रुप से है, आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है, यानी अगेन चौथा बंदा हुकूमत का, वो जनाब उनकी जानिब से। फिर उसके बाद जनाब वफाकी वजीर कानून मुस्लिम लीग नून के सियासतदान आजम नजीर तारड़ साहब, 5 बंदे ये हो गए। अटॉर्नी जनरल आपको पता है किसका होता है, कौन उन्हें लगाता है, इन्होंने तो लिखा हुआ है ताकतवरों का लाडला, तो 6ठा मेंबर ताकतवरों का लाडला। उसके बाद जनाब जस्टिस यहिया आफरीदी साहब 7वें मेंबर, और ये 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी। उसके बाद जनाब अमीरुद्दीन खान साहब, अगेन 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी। उसके बाद जनाब जमाल खान मंदुखेल साहब 26वीं आईनी तरमीम। तो भाई फिर जो 9 लोग बचे हैं, वो 9 ऐसे ही था कि जैसे घर में आप बैठे हो और सारी फैमिली बैठकर रोटी खा रही हो, तो उसके बाद अपनी मर्जी के 6 जजेस को लाया गया है और पाकिस्तान की अदालतों के साथ बिल्कुल एक मजाक किया गया है, एक ठट्ठा और शुगल लगाया गया है।
لیکن جو باہر ماحول تھا، ہم نے تو خیر آپ کو ویڈیو کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن یہ بات صرف یہاں تک نہیں تھی۔ یہ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں سپریم کورٹ کی مریم نواز خان صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، لکھتی ہیں 8 ججز کی تعیناتی اور خوف، سپریم کورٹ کی راہداریوں میں سول کپڑوں میں پولیس کو بٹھایا گیا تھا جس میں خواتین بھی تھی، 8 ججز ہی لگانے تھے، اتنا کیا خوف ہے کہ 3 تہہ سیکیورٹی کی، اور پھر بھی اندر جناب کوریڈور جہاں چڑیا بھی نہیں پر مار سکتی وہاں بھی سول کپڑوں میں نفری بٹھا دی گئی تھی، یعنی 3 تہہ سیکیورٹی لگائی دی گئی تھی اندر سپریم کورٹ کی کوریڈور کے اندر بھی، باہر تو سارے کنٹینرز ہیں، اسلام آباد کے سارے راستے تو بند تھے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر کوریڈور کے اندر بھی جناب سول کپڑوں میں لوگوں کو بٹھایا گیا تھا۔ سبینہ پاشا صاحبہ لکھتی ہیں غلط کام کرتے ہوئے کم از کم خوف تو اتنا ہونا چاہیے، شکر ہے اگر یہ خوف ہے تو اس کا مطلب کہ کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ ناجائز کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے تمام تر معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب معزز جج یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہیں سپریم کورٹ کا عارضی جج مقرر کیا گیا ہے، یعنی جج اور عارضی جج، یہ عارضی جج یا پکا جج یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہ اسی طرح سے ہے آئینی بینچ، دوسرا بینچ، فلانا بینچ، ریگولر بینچ، فلانی کمیٹی، لیکن اب جج سپریم کورٹ کا وہ بھی عارضی جج، اور عارضی جج مقرر کیا گیا ہے جس کی کوئی مدت ہی نہیں ہوگی، اور جب تک کہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن صدر واپس نہ لے لے، یعنی نوٹیفیکیشن کا صدر صاحب جب تک واپس نہیں لیتے تب تک یہ عارضی جج کے طور پر کام کریں گے، اسے بولتے ہیں جوڈیشل پیکنگ۔ اس کے بارے میں صافی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی پیکنگ باقاعدہ سے ہوئی ہے۔ اب یہ شفقت علی صاحب لکھتے ہیں جیسے منصور علی شاہ نے چیف اوتھ کمشنر یحییٰ آفریدی کے سامنے فائلیں پٹخی، ججز کے بیچ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، کسی عقل مند نے کہا تھا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پر مارنا چاہیے، یہ لڑائی کے بعد کا مکہ ہے منصور علی شاہ صاحب، یہ منیب اختر صاحب، یہ بہت لیٹ کر دیا آپ نے، بہت دیر کر دی ہے، چونکہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور ڈیمیج سیریسلی ڈن ہو چکا ہے۔ یہ راجہ محسن اجاز صاحب لکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ فارگیٹ اٹ آل سٹارٹڈ فرام KPK پنجاب الیکشن کیس 2023، کریڈٹ گوز ٹو جسٹس منصور علی شاہ اینڈ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے 3 اور 5 رکنی بینچ کے اندر الجھا کر سارے معاملے کو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر کنٹروورشل کیا، اور پنجاب اور KPK میں انتخابات نہیں ہونے دیے۔ یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب عمران خان آئین کی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی، لیکن اس وقت ایک خاموشی تھی، اس وقت ایک سناٹا تھا۔ مغیث علی لکھتے ہیں کورٹ پیکنگ یعنی مکمل طور پر مکمل ہو چکی ہے۔ پھر جناب علی تنولی صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ نے اجلاس میں اپنے خط کا حوالہ دیا، جیسے منیب اختر نے جیسے منصور علی شاہ کے موقف کی تائید کی، علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سینیورٹی طے ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا، بیرسٹر گوہر نے سینیٹر علی ظفر کے موقف کی تائید کی، یہ صرف تائید ہی کرتے رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں یا پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بائیک آؤٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے زبیر علی خان صاحب، یہ بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، لکھتے ہیں خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر واک آؤٹ کرنے سے کترا رہے تھے، لیگل کمیٹی میں عمران خان کے قریبی ساتھی نے پیغام بھیجا کہ واک آؤٹ نہ کیا تو عمران خان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا، جس کے فوری بعد دونوں رہنماؤں نے واک آؤٹ کر لیا، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے یا انہوں نے رپورٹ کیا کہ بہرحال یہ دونوں کترا رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب رولا پڑا تو پھر انہوں نے جناب فوری طور پر یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اظہر ماشوانی صاحب لکھتے ہیں عدالتی یحییٰ خان کے منافقت اور پھرتیاں دیکھیں، عمران خان کی درخواست تھی کہ میرا القادر کا کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے تھے، انہیں ہی کیس دیا جانا چاہیے، جج منہاس کو جو نئے جج لگائے گئے تھے ان کے سامنے نہ رکھا جائے، تو آج عدالتی یحییٰ خان نے جسٹس میاں گل کو کچھ عرصے کے لیے سپریم کورٹ ٹرانسفر کر دیا ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے، چونکہ عمران خان صاحب کا معاملہ وہاں پر موجود تھا تو انہیں کچھ عرصے کے لیے باقاعدہ سے سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اسد علی طور صاحب انہوں نے گھنٹیاں بجائی ہیں، سرخ گھنٹیاں، اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ان این ایکٹ آف ڈس آنیسٹی پریس ریلیز آف سپریم کورٹ ڈیڈ ناٹ شیئر 4 ممبرز جوڈیشل، یعنی سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے کہ 4 آنریبل ممبرز نے بائیک آؤٹ کیا ہے، 2 سینئر 3 ججز نے بائیک آؤٹ کیا ہے۔ اندازہ لگا لیں، یعنی سیریسنس کا اندازہ لگا لیں، یہ ملک ہے، یہ راجواڑہ ہے، یہ عدالتیں ہیں، یہ راجواڑہ ہے، یعنی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ متی اللہ جان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کورٹ روم نمبر 1 کو استبل بنا دیں، وہاں پر لا کر گھوڑے باندھیں، تو یہ جناب دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں چلائی جا رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں آگے لے جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک اور خبر ہے، یہ مغیث علی صاحب نے باقاعدہ سے ٹویٹ کی ہے اور یہ رضا ربانی صاحب کے حوالے سے ہے۔ رضا ربانی، یہ یاد رکھے، سابق سینٹ کے چیئرمین، اور رضا ربانی اس طرح کر کے جھنڈا لہراتے تھے، ہمیں آئین کی کتاب اتنی سی پڑھ کر سناتے تھے،
बताते थे बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक, खवातीन के हुकूक, कुत्ते के हुकूक, बिल्ले के हुकूक इस मुल्क के अंदर। तो रजा रबानी साहब कहते हैं कि जो IMF का तकनीकी मिशन यहां पर मौजूद है, अभी जो तकनीकी मिशन मौजूद है, ये रिव्यू कर रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट को। ये पाकिस्तान के 19 इदारों से कम इसने तमाम तर फरिश्तें, तमाम तर रिकॉर्ड, किताबें इसने मंगवा ली हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर करप्शन किधर हो रही है, माल किधर जा रहा है, क्या सब कुछ किया जा रहा है। तो रजा रबानी साहब की स्टेटमेंट है कि ये जो तकनीकी IMF का मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इनके वीजे मनसूख किए जाएं। क्यों वीजे मनसूख किए जाए? क्योंकि ये खुद मुख्तार मुल्की अदालती निजाम का मायना करना चाह रहे हैं। तो खुद मुख्तार जो अदालती निजाम है, जिसको ग्लूकोस लगा हुआ है, ये वही खुद मुख्तार अदालती निजाम है जिसमें सीनियर तरीन जजेस पटक रहे हैं, जिसके लिए वकला खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट जजेस ये कह रहे हैं कि जनाब अंदर सिविल कपड़ों में बंदे बैठे हुए हैं। तो रजा रबानी साहब ये कह रहे हैं कि इनके वीजे मनसूख करें IMF के इस मिशन की। हमारी खुद मुख्तार जो अदालत है उसे कोई ना छेड़े, ये नाजुक का है, इसे कोई ना छेड़े, इसे मसला हो जाएगा। दैट्स वेरी सैड जो जिस तरीके से चीजें चलाई जा रही हैं। फिर IMF का मिशन ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो इन सारी चीजों को देखेगा और इनकी इंक्वायरी भी करेगा। नाज़रीन, एक और खबर आ रही है कि जनाब वकला के ये प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को शैतान नुमा जज करार दे दिया। यानी उनका ये कहना है कि ये बंदा शैतान था, ये शैतान की तरह काम करता था, शैतान की तरह दिखता था और शैतान नुमा जज था। तो ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है और जाहिर है इनका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इनका ये कहना है कि काजी फायद साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक शैतान नुमा जज था। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है और खान ने कहा है कि जनाब इस वक्त मुनाफिकत की जमहूरियत है, तनकीद को गद्दारी बना दिया गया है, मीडिया कंट्रोल है, एहतजाज और जलसे में अभी नहीं करने दिए जाते। फिर खान ने कहा कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब, यानी खान पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब आपको इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। जस्टिस यहिया आफरीदी साहब जिधर खड़े होते हैं लोग आंखें बंद कर देते हैं। खान साहब, ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान की जमहूरियत आज खत्म हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 142 में से 140वां है। 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया का कत्लेआम कर दिया गया है, अदालतें बंद कर दी गई। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।